नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात किया था, उसके कारण। उसके बाद मगध साम्राज्य का जो प्रथम वंश था, एक तो प्राचीन वंश था, उसके बाद फिर हम बात करते हैं व्यवस्थित रूप से, तो सबसे पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। तो हम चलते हैं शिशुनाग वंश पे। तो हम देखते हैं हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसका जो अमात्य या सेनापति कह सकते हैं, उन्होंने शिशुनाग ने उनकी हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया। तो इस तरह से हम देखते हैं हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक और उसका अमात्य जो था शिशुनाग, जिन्होंने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में किया। अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन था। इस वंश में सबसे पहला शासक हम लोगों ने देखा शिशुनाग, जिसका कार्यकाल 412 से 394 था। यहाँ पे देखते हैं, इससे पहले हर्यक वंश में राजधानी था पहले राजगिरी या गिरिव्रज, उसके बाद फिर जो है राजधानी यहाँ परिवर्तन होके आता है वैशाली। राजधानी परिवर्तन होके वैशाली आता है। उसके आगे देखते हैं शिशुनाग का एक और काम, इन्होंने अवंती पे आक्रमण करके उसको मतलब जीत करके और मगध में मिला लिया था। उस समय अवंती का जो तत्कालिक शासक था वो था अवंती वर्मन। अवंती का शासक अवंती वर्मन था। तो इस तरह से हम लोगों ने शिशुनाग के बारे में बात किया। आगे हम आते हैं कालाशोक या काकवर, दोनों एक ही नाम है, कालाशोक या काकवन। यहाँ पे देखते हैं कि जो शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग जो था, इसका जो शासनकाल 412 से 394 था और इसका 394 से 366 ईसा पूर्व था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जो है राजधानी वैशाली था और फिर जो है इसका कालाशोक जो है वो राजधानी वैशाली से पुनः वो पाटलिपुत्र में ले आया। इस तरह से कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण था द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन, जो कि वैशाली में हुआ था। अगर समय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व। हम लोगों ने पहले भी बौद्ध संहिता के बारे में चर्चा किया था। प्रथम बौद्ध संहिता जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुआ था। उसके 100 साल बाद 383 ईस्वी में कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो सवा कमीर थे, शुभु कामी उसको बोला जाए, सवा कमीर इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरह से हम लोगों ने द्वितीय बौद्ध संहिता के बारे में देखा। अब हम देखते हैं इस वंश का जो अंतिम शासक था, मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, वो नंदीवर्धन या महानंदीन, दोनों एक ही नाम है, नंदीवर्धन या महानंदीन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, तो नंदीवर्धन या महानंदीन। इसका शासनकाल 366 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। तो इस तरह से हम लोगों ने शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग आते हैं नंद वंश पे। शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश का स्थापना होता है और नंद वंश का जो शासनकाल है वो 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व तक। इसके नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। इनका अन्य नाम की बात करें तो इनका अन्य नाम उग्रसेन है, एकराट है, शूद्र दासी पुत्र है या सर्व छत्रांतक है, और पुराणों में इसको द्वितीय परशुराम के नाम से भी जानते हैं। मतलब उग्रसेन है। एकराट जो हम लोगों ने पहले भी बात किया था, उत्तर वैदिक काल के जो राजाओं में जो बात किया था, तो जो उसमें जैसे सबका अलग अलग नाम था, जैसे दक्षिण का भोज, इस तरह से जो मध्य का था वो राजा, पूर्व का जो था वो सम्राट, पश्चिम का स्वराष्ट्र। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रों के राजा के बारे में बात किया था, और जो चारों दिशाओं के राजा होते थे उसको
एकराट बोला जाता था और भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास में एकमात्र एकराट की उपाधि धारण करने वाला शासक यही महापद्म नंद था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एकराट की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था, तो महापद्म नंद। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ये शूद्र का पुत्र था। शूद्र उस समय दास हुआ करता था, उसका ये पुत्र था। ऐसा माना जाता है। सर्व छत्रांतक मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला भी था। पुराण में इनको परशुराम का द्वितीय अवतार बोलिए या द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसके आगे हम लोग देखते हैं अशोक ने भी कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन सबसे पहली बार कलिंग पर विजय नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने किया था। यही कलिंग से जो है जैन जो है जिनसेन की मूर्ति को उठा करके और मगध में स्थापित किया इन्होंने महापद्म नंद ने। यहीं पे देखते हैं कि तत्कालीन जो था हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल का जो है हाथी गुफा अभिलेख, इसमें यह वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम नहर निर्माण का जो कार्य है वो महापद्म नंद के द्वारा ही किया गया था। इनका एक मित्र था जो कि व्याकरणाचार्य, जो कि हम देखते हैं उस समय का सबसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य वो पाणिनि थे। इस तरह से हम लोगों ने महापद्म नंद के बारे में बात किया। इसके आगे देखते हैं कुछ और अन्य शासक है, जैसे पांडुमती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंदसांग, दासचित्रक और त्यवर्त। ये सब जो है इस बीच के कुछ शासक हैं। और इस वंश के अंतिम शासक वो है घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश के संस्थापक, तो महापद्म नंद और अंतिम शासक घनानंद, जो कि सिकंदर के समकालीन थे। यूनानी शासक सिकंदर जो था उसके समकालीन थे घनानंद। अब हम बात करते हैं, इस तरह से नंद वंश का अंत हो जाता है और उसके आगे फिर हम देखेंगे, फिर जो है मौर्य वंश का स्थापना होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहाँ पे फिर हम देखते हैं इसी संदर्भ में देखते हैं सिकंदर जो है इसके समकालीन थे। तो यहाँ पे विदेशी आक्रमण की चर्चा होती है। तो भारत पे सबसे प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम आक्रमणकारी था साइरस प्रथम, जो कि ईरानी था, पर्शियन था। और इन्होंने आक्रमण किया था जो कि असफल हो गया था। लेकिन डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल आक्रमणकारी था, जो कि बार बार क्वेश्चन आता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी तो ईरानी था, वो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था। जब आक्रमण हुआ और सफलता मिली विदेशी को, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक ईरानी लिपि था अरमाइक। तो यहाँ जब ईरानी शासक यहाँ आए इंडिया में, भारत में, तो वहाँ जो है जो ईरान का जो लिपि था अरमाइक वो यहाँ लाए और उसी से अरमाइक लिपि से ही खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, जो कि हम लोग आगे भी देखते हैं। जैसे अशोक का अभिलेख है चार भाषाओं में, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मणी। तो इस तरह से अरमाइक से खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था, जो कि ईरानियों का देन था। इसमें आगे देखते हैं अंतिम जो था आक्रमणकारी ईरानी में डेरियस तृतीय। डेरियस प्रथम यहाँ था जो कि सफल था, और अंतिम डेरियस तृतीय। इसी के शासनकाल में सिकंदर का फिर ईरान पे आक्रमण होता है और ईरान उस समय सिकंदर जो है ईरान पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। इसी क्रम में देखते हैं कि भारत में जो ईरानियों का प्रभुत्व था, उस प्रभुत्व को सिकंदर ने भारत पे आक्रमण करके उस प्रभुत्व को नष्ट कर दिया और अब जो है वो यूनानी प्रभाव पड़ गया भारत पे। तो अब हम आते हैं यूनानी आक्रमण पे। तो सर्वप्रथम सिकंदर देखते हैं, जो कि जिसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया के शासक थे। अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो 327 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत विजय अभियान शुरू किया था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि पंजाब का शासक पोरस से युद्ध होता है इनका, जिस युद्ध का नाम हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध, क्योंकि हम लोग झेलम और बितस्ता का ही नया नाम झेलम या उसी को हाइडे स्पीच का भी युद्ध बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो
सिकंदर और पोरस के बीच। और नदी अगर पूछा जाए तो झेलम या वितस्ता नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। इस तरह से भारत में धीरे धीरे सिकंदर जो है अपना पांव जमाना शुरू कर दिया। आगे हम देखते हैं कि इसका सेनापति जो था, सिकंदर का सेनापति और जल सेनापति। सेनापति में है सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति की बात आए तो वह वहाँ पे है निर्याकस। इन्होंने ये दोनों देख लिए हम लोग। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 325 ईस्वी पूर्व में यह भारत से वापिस लौट जाता है, क्योंकि जब भारत विजय अभियान में जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो जब ब्यास नदी आई तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना जो है वो इनकार कर दिया। इस तरह से सिकंदर का जो विजय अभियान था वहीं पे जाके रुक जाता है और सिकंदर जो है स्थल मार्ग से वह भारत से पुनः लौटता है। इसी क्रम में देखते हैं कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। भारत से लौटते समय, स्थल मार्ग से लौटते समय जब 323 में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। इस तरह से सिकंदर के युग का अंत होता है। इसके आगे फिर हम देखते हैं कि सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ राजनीतिक, मतलब राजनीतिक विज्ञान के पिता। अरस्तु वो सिकंदर के गुरु था। यहाँ पे सिकंदर के प्रिय घोड़ा की बात करते हैं तो यह था बौके फेला। सिकंदर के प्रिय घोड़ा था यह, और इसी के नाम पे, मतलब अपने घोड़े के नाम पे ही ये जो है झेलम नदी के तट पे बौके फेला नगर को बसाया या स्थापित किया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिकंदर का भारत पे आक्रमण। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। उसके आगे फिर हम लोगों ने विदेशी आक्रमण के बारे में भी चर्चा किया, जिसमें ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में, और यूनानी में विशेषतः सिकंदर के आक्रमण के बारे में चर्चा किया। आगे हम लोग इसके अगले कड़ी में देखेंगे। हम लोग अभी पढ़ लिए मगध साम्राज्य में हसीन, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ लिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे माशुका। अब मौर्य वंश पढ़ेंगे जो कि मगध से रिलेटेड था। उसके आगे हम इसी कड़ी में आगे भी हम पढ़ेंगे ब्राह्मण वंश का होता है शुंग वंश और कन्नव वंश। तो इस तरह से हम लोग अभी हसीन पढ़ लिए, अब माशुका पढ़ेंगे। आगे अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश, मतलब माशुका का पहला जो शब्द है माँ, उसी से मौर्य वंश समझेंगे, और मौर्य वंश के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।